मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। तो हमने पिछली चर्चा में यह देखा कि राजनीति विज्ञान में सबसे पहले आदर्शवाद का प्रतिपादन हुआ। जब आदर्शवाद अपनी विकृत अवस्था में निरंकुश तंत्र के रूप में परिवर्तित हुआ तो समाज में प्रबुद्ध लोगों के बीच इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया। व्यक्तिवाद थोड़े समय के लिए ठीक रहा, उसके बाद जब उसमें विकृति आई तो प्रतिक्रिया के रूप में समाज में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम समाजवाद कहते हैं। समाजवाद का मूल आधार, मूल तत्व समानता है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बीच समानता होनी चाहिए। लेकिन इस समाजवाद को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम कार्ल मार्क्स ने किया। दुनिया में आज तक जितने भी विचारक हुए, मनीषी हुए, चिंतक हुए, दार्शनिक हुए, इनमें से ऐसा एक भी विचारक नहीं है, ऐसा एक भी दार्शनिक हमको नहीं मिलता जिसके विचारों को किसी राज्य में पूरी तरह से क्रियान्वित किया गया हो और उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वह भी प्रभावित किया हो। कार्ल मार्क्स एकमात्र ऐसा विचारक है जिसने विचारों के द्वारा पूरी दुनिया को दो भागों में विभाजित कर दिया। वह कहता है, अभी तक दार्शनिक दुनिया की व्याख्या करने में लगे हुए हैं, लेकिन दार्शनिक तो वह है जो अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल देगा। और कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों से पूरी दुनिया को परिवर्तित करने का काम किया है। यद्यपि उसकी स्थिति एक पुच्छल तारे के समान है जो आसमान प्रकट होता है, पूरी दुनिया में तहलका मचाता है और मचाने के बाद वह अपने आप विलुप्त हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स के इस समाजवाद की थोड़ी सी चर्चा करें। कार्ल मार्क्स अपने विचारों में यह कहता है कि पूरी दुनिया का विकास संघर्ष के तरीके से होता है। मतलब दुनिया में, समाज में संघर्ष का होना आवश्यक है। तो समाज में संघर्ष यदि होगा तो दो पक्ष होंगे, दो बातें होंगी, तभी दोनों के बीच संघर्ष होंगे। संघर्ष का मतलब युद्ध या लड़ाई मात्र नहीं है। संघर्ष का मतलब तेरे मेरे की भावना, मतभेद, मनभेद, एक दूसरे की आलोचना करना, एक दूसरे की विरोध करना, ये सब संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो जहां संघर्ष होगा वहां पर दो वर्ग होंगे। मार्क्स कहता है पूरा समाज दो भागों में बटा हुआ है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, स्वामी वर्ग, दास वर्ग, सामंत वर्ग, किसान वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग। दोनों के हित एक दूसरे के विपरीत हैं। और तब आखिर में यह होगा कि समाज का यह जो मजदूर वर्ग है वह इस प्रकार के शोषण, अत्याचार, असमानता के विरुद्ध रक्तमय क्रांति करेगा। वह मजदूरों को रक्तमय क्रांति करने के लिए आह्वान करता है और कहता है अभी तक जो भी राज्य बने हैं, ये इन सभी राज्यों में पूंजीपतियों का वर्चस्व रहा है। पूंजीपति अपनी पूंजी को कभी नहीं छोड़ सकते, इसलिए पूंजीपतियों को पूंजी से अलग करने का एकमात्र साधन यही होगा, एकमात्र उपाय यह होगा कि पूंजीपतियों को ही समाज से समाप्त कर दिया जाए। तो मजदूरों का आह्वान करता है कि जिस शासन शक्ति के माध्यम से पूंजीपतियों ने अब तक समाज के निम्न वर्गों का शोषण किया है, उसी राज्य शक्ति पर अधिकार करके मजदूर वर्ग पूंजीपतियों का समूल विनाश कर देगा। और यही हुआ 1917 में जब साम्यवादी क्रांति हुई रूस में, तब ऐसा ही हुआ था। उसके बाद जो खून की नदियां बहाई गई मजदूरों के द्वारा या रूस की आम जनता के द्वारा, जिसकी मिसाल दुनिया में देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स मजदूरों की तानाशाही का समर्थन करता है और पूंजीपतियों को समाप्त करने के लिए रक्तमय क्रांति का आह्वान करता है।
कार्ल मार्क्स कहता है, जिस प्रकार स्त्री की प्रसव पीड़ा के बिना बच्चे का जन्म संभव नहीं है, ठीक इसी प्रकार से रक्तमय क्रांति के बिना साम्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। ये कार्ल मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है। तो वह क्रांति को, रक्तमय क्रांति को अनिवार्य समझता है। जब कार्ल मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवाद, मार्क्सवाद या साम्यवाद इसका प्रतिपादन कर दिया तो लोगों में इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे प्रजातांत्रिक समाजवाद कहते हैं। प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थकों का यह कहना था कि जब किसी चीज को शांतिपूर्ण तरीके से हासिल किया जा सकता है तो उसके लिए क्रांति करने की आवश्यकता क्यों है, उसके लिए खून की नदियां क्यों बहाई जाएं। शांतिपूर्ण और प्रजातांत्रिक तरीके से भी साम्यवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। वो कैसे? जैसे 1950 में भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया। इसके अंतर्गत सरकार ने क्या किया, जितने भी निजी कंपनियां थी या जो भी निजी व्यवस्थाएं थी, इन सभी निजी व्यवस्थाओं का धीरे धीरे करके राष्ट्रीयकरण करना प्रारंभ किया और राष्ट्रीयकरण करते करते हुए उसने प्रजातांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। मतलब कि धीरे धीरे करके सब चीजें राष्ट्रीयकृत होती जाए और निजी कंपनियां धीरे धीरे कम होती जाए, यह शासन का लक्ष्य था। इस प्रकार से संविधान में संशोधन करने के माध्यम से समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह दुनिया के अनेक देशों ने इसी उपाय को अपनाया। यह प्रजातांत्रिक समाजवाद है। तो एक तो मार्क्सवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई और प्रजातांत्रिक समाजवाद आया। इसके बाद समाज में तो सभी प्रकार के लोग रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने यह महसूस किया कि यह जो मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद है या मार्क्सवाद है या साम्यवाद है वह कमजोर पड़ता है। देखिए, मार्क्स रक्तमय क्रांति का समर्थन करता है, लेकिन श्रेणी समाजवाद और संघ समाजवाद के समर्थक कहते हैं मार्क्स का समाजवाद कमजोर है। वो कैसे? थोड़ा सा इसको समझिएगा। मार्क्स कहता है राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है। देखिए, अरस्तु ने कहा था राज्य व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पन्न हुआ है और सद्जीवन की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है। अरस्तु कहता है राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। एक दूसरी बात वह कहता है यह अभी तक क्यों बना हुआ है? सद्जीवन की प्राप्ति के लिए। मतलब राज्य में रह करके व्यक्ति सद्जीवन की, गुड लाइफ की प्राप्ति कर सकता है, वह मानवोचित गुणों का विकास कर सकता है, इसलिए राज्य आवश्यक है। ये अरस्तु का कहना था। मार्क्स इसके ठीक विपरीत कहता है कि राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है। कैसे शोषण करने वाली संस्था है? कि राज्य में जो पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं, ये अपने पूंजी के बल पर राज्य में शासन करते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक, सही बात है। अमेरिका का शासन अकेले जो बाइडेन नहीं चलाते, वहां के बड़े बड़े पूंजीपति चलाते हैं। चाहे राष्ट्रपति कोई भी बने, पूंजीपतियों का वर्चस्व हमेशा बना रहता है और कोई भी राष्ट्रपति पूंजीपतियों के हित के विरुद्ध कोई भी नीति का निर्माण नहीं कर सकता। तो मार्क्स को ठीक कहता है कि राज्य में जो पूंजीपति वर्ग होता है वह अपने पूंजी के बल पर शासन का संचालन करता है। तो चूंकि पूंजीपति ऐसी नीति का निर्माण करते हैं जिससे शोषण को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे राज्य में शोषण होता है। शोषण कौन करता है? समाज का उच्च वर्ग निम्न वर्ग का शोषण करता है और राज्य चुपचाप देखते रहता है। इसलिए मार्क्स राज्य को शोषण करने वाली संस्था कहा। उसके बाद वह कहता है जब समाज में मजदूर वर्ग रक्तमय क्रांति करेगा, रक्तमय क्रांति करने के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना होगी। सर्वहारा मतलब सब कुछ हार चुका हुआ ऐसा वर्ग। तो जो अपना सब कुछ हार चुका है वह वर्ग कौन सा है? मजदूर वर्ग होगा।
तो मजदूरों की तानाशाही की स्थापना की बात करता है कार्ल मार्क्स। और उसके बाद जब मजदूरों की तानाशाही की स्थापना हो जाएगी तो यह मजदूर वर्ग शासन शक्ति के माध्यम से समाज के पूरे उच्च वर्ग के लोग, पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग, इन सब का समूल विनाश कर देगा। समाज में केवल एक वर्ग बचेगा। जब समाज में एक वर्ग बचेगा, मेहनत कश लोगों का वर्ग बचेगा, तो उसे वर्गहीन समाज कहेंगे। जब समाज में शोषण की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि सबके सब जब एक ही वर्ग के लोग होंगे तो कौन किसका शोषण करेगा? शोषण वहां होगा जहां पर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोग हों। जब समाज में एक ही वर्ग के लोग रहेंगे तो वहां पर शोषण की आवश्यकता नहीं रहेगी, और जब शोषण की आवश्यकता नहीं रहेगी तो फिर राज्य भी समाप्त हो जाएगा, राज्य कुंभला जाएगा। द स्टेट विल विदर अवे, मतलब कि राज्य नाम की संस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और जब राज्य नाम की संस्था पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, अनुपयोगी होने के कारण समाप्त हो जाएगी, तो वह स्थिति राज्यहीन समाज की होगी। तो मार्क्स का जो लक्ष्य है साम्यवाद, साम्यवाद का मूल तत्व है वर्गहीन राज्यहीन समाज। समाज में एक ही वर्ग बचेगा, मजदूरों का वर्ग, मेहनत कश लोगों का वर्ग, मतलब जो व्यक्ति कमाएगा वही खाएगा वही जिएगा। सबको काम करना जरूरी, इसलिए समाजवादी देश में बेरोजगारी नहीं होती। चीन इतना बड़ा जनसंख्या वाला राष्ट्र है, वहां पर बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है जो शारीरिक दृष्टि से सक्षम है। तो जब एक ही वर्ग बचेगा, वर्गहीन समाज होगा। और जब राज्य में कोई शोषण ही नहीं रहेगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, तो राज्य भी अनुपयोगी हो जाएगा। जब राज्य अनुपयोगी हो जाएगा तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो साम्यवाद का आदर्श है वर्गहीन राज्यहीन समाज। तो जब मार्क्स राज्य को समाप्त कर देने की बात कहता है तो कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, जैसे संघ समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, ये इस दोनों समाजवाद 21-22 है, आगे पीछे है। तो इन दोनों समाजवाद के समर्थकों ने कहा, जब हम जानते हैं कि राज्य एक शोषण करने वाली संस्था है, तो क्यों न जैसे मजदूरों की क्रांति हुई, क्रांति होते ही राज्य नाम की संस्था को ही खत्म कर दिया जाए। तो राज्य की शक्तियों का उपयोग कौन करेगा? संघ करेगा। कौन सा संघ? मजदूर संघ करेगा। तो पूरे समाज में, पूरे राज्य में राज्य नाम की चीज नहीं होगी, वहां पर मजदूर संघ होंगे। और मजदूर संघ अपने अपने दायरे में जितने भी चीजें रहेंगी उन सबको नियंत्रित करेगा। इसी प्रकार से श्रेणी समाजवाद के समर्थक कहते हैं पूरे समाज में अलग अलग श्रेणियां होंगी, जैसे किसानों की श्रेणियां, मजदूरों की श्रेणियां, व्यापारियों की श्रेणियां, छात्रों की श्रेणियां, शिक्षकों की श्रेणियां, इसी प्रकार से अलग अलग श्रेणियां होंगी। और प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक कैटेगरी का व्यक्ति अपने कैटेगरी के लोगों को नियंत्रित करेगा। जैसे शिक्षकों की श्रेणी है, शिक्षकों की जो संस्था होगी वो सभी शिक्षकों को नियंत्रित करेगी, राज्य नाम की संस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद हुआ, श्रेणी समाजवाद हुआ, संघ समाजवाद। ये है साम्यवाद की कहानी। और इसके बाद की बात यह है कि जब कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को 1917 में पहली बार रूस में लागू किया गया, तो रूस में लागू होने के बाद 1945 तक समझ लीजिएगा पूरी दुनिया में केवल एकमात्र देश सोवियत संघ ही था, रूस ही था, जहां पर साम्यवादी व्यवस्था प्रचलित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्टालिन ने बंदूक की नोक पर पूर्वी यूरोप के लगभग 8 देशों में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना कर दी थी। और जब 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई तो दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या साम्यवादी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, जहां पर शक्ति होगी उसका पराभव निश्चित है। जहां पर शांति होगी, जहां पर सहज रूप में काम किया जाता होगा, वो वहां पर स्थायित्व होगा।
ये सही है कि राज्य का संचालन बिना शक्ति के संभव नहीं है, लेकिन जो राज्य निरंतर शक्ति का, बाह्य शक्ति का, भौतिक शक्ति का निरंतर प्रयोग करते हैं, निश्चित रूप से उनका पराभव होता है। मोहम्मद इकबाल की कविता आपको याद होगी, यूना रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन बाकी रहा नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। इसका मतलब क्या है? भारत ने किसी भी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया, उसने आक्रमण झेले, शांति का संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। इसीलिए आज भी भारत की संस्कृति जीवित है। लेकिन दुनिया में एक से बढ़कर एक संस्कृतियां आई। यूनानी संस्कृति आई, रोमन संस्कृति आई, ब्रिटिश संस्कृति आई, और फ्रेंच संस्कृति आई, अमेरिकन, ये तमाम साम्यवादी संस्कृति आई। ये तमाम चीजें एक एक करके समाप्त हो गई, लेकिन भारत अभी भी बचा हुआ है। तो जहां पर शांति होगी, जहां पर सहजता होगी, वहां पर चीजें स्थायी होंगी। और इसीलिए टी.एच. ग्रीन कहता है, बहुत बढ़िया बात कहता है, 100% सही बात कहता है टी.एच. ग्रीन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर। वह कहता है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। जब तक आप शक्ति का प्रयोग करेंगे तब तक अस्थायित्व बना रहेगा। जब आप शांति के मार्ग से आगे बढ़ेंगे, व्यक्ति की इच्छाओं का पालन करके कोई भी काम करेंगे, कोई भी नीति बनाएंगे, वह स्थायी रहेगी। यदि आप लोगों पर जबरदस्ती कोई चीज थोपेंगे, वह स्थायी नहीं हो सकती। गौर करिए, 1917 में जिस साम्यवाद की स्थापना रूस में की गई थी, वह साम्यवादी व्यवस्था उन पर थोपी गई थी। लोगों ने उसको सहज रूप से स्वीकार नहीं किया था, और लगभग 70 वर्ष तक, 70-75 वर्ष तक साम्यवादी ढांचे में डाले जाने के बावजूद सोवियत जनता ने साम्यवादी व्यवस्था को तहे दिल से स्वीकार नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? एक छोटी सी ढील गोर्बाचेव ने दी 1985 में, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका। इस छोटी सी ढील का परिणाम यह हुआ कि 5 साल के अंदर पूरी साम्यवादी व्यवस्था न केवल सोवियत संघ में समाप्त हुई, अभी दुनिया में साम्यवाद का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। तो जहां जबरदस्ती कोई चीज होगी, लोगों पर थोपी जाएगी, वह स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती। जो भी व्यवस्था हो, वह व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति के अनुरूप होनी चाहिए। आप लाख कोशिश कर लीजिए, लोगों को साम्यवादी ढांचे में ढालने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन जो चीज सहज है वो सहज है, जो जबरदस्ती है वो जबरदस्ती है। तो इस प्रकार से साम्यवाद की समाप्ति भी हो गई। इसके बाद अगला बिंदु है नाजीवाद, और उसका चचेरा भाई है, मौसेरा भाई है, फांसीवाद। दोनों लगभग एक ही चीज है। नाजीवाद, जिसे हिटलर ने जर्मनी में लागू किया था, फांसीवाद जिसे मुसोलिनी ने इटली में लागू किया था। मुसोलिनी 1928 में इटली में आया, उसने फांसीवाद की स्थापना की। फांसीवाद अंग्रेजी शब्द है फासिज्म, FASCIO, फासियो। फासियो का मतलब क्या होता है? लकड़ी का गट्ठर रस्सी से बंधा हुआ और उसमें कुल्हाड़ी लगा हुआ। जब एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी लाता है तो लकड़ी कैसे करके लाता है? लकड़ियों को बांधता है, रस्सी से बांधता है और उसको अपने कुल्हाड़ी को लगा देता है। तो लकड़ियां किसका प्रतीक है? समाज में अनेक वर्ग, अनेक व्यक्ति रहते हैं। रस्सी से बांधना, कानून उनको रस्सी से बांधता है, उनको एकजुट करता है, और कुल्हाड़ी शक्ति का प्रतीक है।
और यही लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी रोमन साम्राज्य का भी प्रतीक था। और इटली के मुसोलिनी ने उसी रोमन साम्राज्य के प्रतीक को अपना आदर्श बनाया। मुसोलिनी कहता है सब कुछ राज्य के अंदर है, कोई भी चीज राज्य के बाहर नहीं, कोई भी चीज राज्य के विरुद्ध नहीं। अपने नेता को मानो, अपने नेता के आदेशों का पालन करो और नेता के आदेश को क्रियान्वित करने के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग कर दो। ये फांसीवाद है। नाजीवाद भी लगभग इसी प्रकार का है। दोनों में कोई मात्रा की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। तो नाजीवाद, फांसीवाद। पिछले वीडियोस में जब अलग अलग इन्हीं वादों की चर्चा हुई थी तो उसमें मैंने एक गायों को उदाहरण के माध्यम से इन सभी राजनीतिक विचारधाराओं की विवेचना की थी। उसको मैं रिपीट करता हूं, बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आपके पास 2 गायें हैं, एक गाय अपने पड़ोसी को दे दीजिए, समाजवाद, समानता। साम्यवाद देखिएगा, आपके पास 2 गायें हैं, सरकार आपसे दोनों गायें ले लेगी, आपको दूध मुफ्त देगी, साम्यवाद। मतलब कि सबे भूमि गोपाल की, कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं, जो भी होगा सरकार से ही वेतन प्राप्त करेगा। फिर आगे देखिए, पूंजीवाद। आप पूंजीवाद या साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, तीनों एक ही लगभग है। तो पूंजीवाद, आपके पास 2 गायें हैं, एक गाय बेच दीजिए, एक बैल खरीदिए, उत्पादकता बढ़ाएंगे, क्योंकि पूंजीपति तो व्यवसाय बढ़ाने में विश्वास करते हैं। और आगे देखिए, नाजीवाद। आपके पास 2 गायें हैं, सरकार आपसे दोनों गायें ले लेगी, आपको सूट कर देगी, नाजीवाद। फांसीवाद देखिए, आपके पास 2 गायें हैं, सरकार आपसे दोनों गायें ले लेगी, दूध आपको बेचेगी, संघ समाजवाद। संघ समाजवाद, श्रेणी समाजवाद। आपके पास 2 गायें हैं, सरकार आपसे दोनों गायें ले लेगी, दूध दुहेगी, दूध को सड़क में फेंक देगी। आप किस प्रकार की स्थिति में रहना चाहते हैं? और आखिरी इसका निष्कर्ष यह है, ये सब गाय वाय का धंधा छोड़िए। यदि गायें हैं तो आपके लिए वो समस्या ही खड़ी करेंगी, आपको समस्या से निजात कभी नहीं मिलेगी। आपको याद होगा जब कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में लंबे समय तक वामपंथी मोर्चे की सरकार थी, तो वहां पर श्रमिक आंदोलन इतना अधिक होने लगे कि वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पूरा बोरिया बिस्तर समेट करके दूसरे प्रांतों में शिफ्ट हो गई थी। क्योंकि जहां कहीं भी इस प्रकार से मजदूरों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, आए दिन वो हड़ताल करेंगे, इतना हड़ताल करेंगे कि पूंजीपतियों के, व्यापारियों, उद्योगपतियों को नाक में दम कर देंगे। तो ये इसीलिए आज पश्चिम बंगाल उद्योग की दृष्टि से पूरे भारत में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो ये विभिन्न प्रकार के बात हुए। अब देखिए पूंजीवाद। पूंजीवाद का मूल उद्देश्य है पूंजी कमाना, पैसे कमाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ये पूंजीवाद। फिर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, ये तीनों मौसेरे चचेरे भाई हैं। साम्राज्यवाद, हम जब एक अपनी दृष्टि से, जैसे हम साम्राज्यवाद के शिकार थे, तो हम इंग्लैंड की इस प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहेंगे कि इंग्लैंड ने भारत पर अपना अधिकार किया हुआ था। और जब अंग्रेज भारत के बारे में सोचेंगे तो अंग्रेज बोलेंगे कि भारत इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। चीज एक ही है, दृष्टि अलग अलग है। तो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। जब भारतीय सोचेंगे तो हम बोलेंगे कि इंग्लैंड
साम्राज्यवादी देश है, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य में भारत को भी सम्मिलित कर लिया था। और जब अंग्रेज सोचेंगे भारत के बारे में तो बोलेंगे भारत हमारा एक उपनिवेश है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद दोनों का उद्देश्य जनता का शोषण करना है, अपनी संस्कृति को उन पर थोपना है, और इस प्रकार से थोपना है कि वे अपनी संस्कृति को भूल जाएं, हमारी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ मानने लगें। इसलिए ये जितने भी पूंजीवादी राष्ट्र, जितने भी साम्राज्यवादी देश रहे, ये सब अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हुए अपने उपनिवेश की संस्कृति को निम्नतर घोषित करते हैं, और इस प्रकार से ये साम्राज्यवाद चलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, साम्राज्यवाद हो चाहे उपनिवेशवाद हो, ये सब शक्ति पर आधारित होते हैं, और शक्ति एक ऐसी चीज है जो किसी भी एक राष्ट्र के पास हमेशा बनी नहीं रहती। शक्ति चंचला होती है, कभी इस देश में कभी दूसरे देश के पास रहती है, और इसलिए आज दुनिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इसके बाद आता है अराजकतावाद। अराजकता का शाब्दिक अर्थ होता है, इसके दो शाब्दिक अर्थ होते हैं। अराजकता का मतलब अव्यवस्था, सब गड्ढमड्ढ उखड़ ऊपर खाबड़ सब ये अराजकता कहते हैं। अशांति और व्यवस्था को अराजकता कहते हैं। इसका दूसरा एक अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है अराजकता। अराजक मतलब एक ऐसी स्थिति जब राज्य नाम की संस्था ही न हो। क्या यह संभव है कि राज्य नाम की संस्था ही नहीं होगी? संभव नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति की कल्पना करना जहां पर राज्य नाम की संस्था ही न हो। जब राज्य नाम की संस्था ही नहीं होगी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि लोगों का जीवन इतना स्तरीय बन जाए, लोगों का विचार, लोगों का आचरण, लोगों का व्यवहार इतना स्तरीय हो जाए जहां पर कि किसी प्रकार के कानून के, नियम की, व्यवस्था की आवश्यकता ही न पड़े। सब कोई अपना अपना काम करे, सर्वत्र शांति और समृद्धि की स्थापना हो जाए। वहां पर फिर राज्य की आवश्यकता क्या पड़ेगी? कानून, पुलिस, न्यायालय, जेल, पुलिस, इनकी आवश्यकता कहां पड़ती है? जहां पर असुविधा हो, जहां पर लोग एक दूसरे से खींचातानी करते रहते हों। लेकिन व्यक्ति के मस्तिष्क को यदि इतना बढ़िया बना दिया जाए कि सब के सब बहुत ही अच्छे हो जाए, विचारों की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, तो वहां पर न तो पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी, न जेल की, न नियम की, न कानून की। हम उसे राज्यहीनता की स्थिति देंगे, स्टेटलेस सोसाइटी। तो महात्मा गांधी का जो राम राज्य है वह अराजकता वाद है, उसी को अराजकतावाद कहते हैं। मतलब राज्य नाम की संस्था नहीं होगी। राज्य नाम की संस्था का नहीं होने का मतलब है जहां कानून ही न हो। तो यह संभव है क्या? व्यवहार में संभव नहीं है। यह है अराजकतावाद। यही अराजकतावाद या राज्यहीनता की स्थिति राम राज्य का आदर्श है और कार्ल मार्क्स के साम्यवाद का आदर्श है, जहां पर कि दोनों ही, साम्यवाद हो चाहे राम राज्य हो या गांधीवाद हो, यहां पर राज्य समाप्त हो जाता है, अपने आप विलुप्त हो जाता है। लेकिन जहां मार्क्स पूरी तरह से भौतिकवादी है, ईश्वर को नहीं मानता, वहीं गांधी जी का राम राज्य अध्यात्म पर आधारित है। यह है अराजकतावाद। अब आता है सर्वोदयवाद। अभी तक जितने भी वादों पे हमने चर्चा की, सभी वादों ने, सभी विचारधाराओं ने केवल एक पक्ष का गुणगान किया। राज्य में कई प्रकार के, कई वर्ग के लोग होते हैं। आदर्शवाद राज्य को महत्व देता है, व्यक्तिवाद व्यक्ति को महत्व देता है, समाजवाद समाज के आम निम्न वर्ग के लोगों को महत्व देता है, पूंजीवाद पूंजीपतियों का समर्थन करता है, नाजीवाद नाजियों का, फांसीवाद फांसीवादियों का। तो सब के सब जितने भी विचारधाराएं हैं, ये सब केवल एक ही समाज के एक ही वर्ग का समर्थन करते हैं और बाकी सबको अपने वर्ग में सम्मिलित करना चाहते हैं। इसके लिए वे हिंसा का सहारा लेते हैं। लेकिन भारत में एक
विचारधारा का प्रतिपादन हुआ है। उसका नाम है सर्वोदयवाद। और सर्वोदयवाद का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। दुनिया में, समाज में सब लोग सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सबके बीच भाईचारा हो, दुख बिल्कुल न हो। तो वह विचारधारा जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सुखी रखने के लिए काम करती है, सुखी रहने की कल्पना करती है, शुभकामनाएं देती है, पूरी दुनिया को एक परिवार के समान मानती है, वसुधैव कुटुंबकम, उसे सर्वोदयवाद कहते हैं। इसी के साथ आज की यह चर्चा समाप्त हुई। अगले चर्चा फिर करेंगे। आपको धन्यवाद।